नमस्कार, द लीग ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं खुर्रम जामी। आज हम बात करेंगे ऐसे एक तकनीक की जो कि लॉ को बदल के रख देगी, ऐसा दावा है। हम बात करेंगे जुपिटाइस फर्म की। जुपिटाइस की बात करेंगे जो एक ऐसा माध्यम है जिनका कहना है, जो उनके ओनर है रमन अग्रवाल साहब, उनका कहना है या यूं कह लीजिए उनका दावा है कि वो बदल देंगे इस पूरे निजाम को, इस पूरी तस्वीर को लीगल की। लेकिन एक दावा और भी उनका कि 171 कंट्रीज में उनके प्रेजेंस है। रमन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लीगल ऑब्जर्वर के इस खास शो में। रमन जी, सबसे पहला सवाल यही बनता है कि आपने दावा किया कि 171 कंट्री यानी 171 कंट्रीज में आपका प्रेजेंस है। सुनकर थोड़ी सी हैरानी होती है। आप प्लीज एक्सप्लेन करेंगे कि दावा कैसे करते हैं आप 171 कंट्रीज में आपका प्रेजेंस है? यस, क्योंकि क्या है कि जो भी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में दो ही किस्म से होता है। एक पब्लिक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है और एक प्राइवेट जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है। जो पब्लिक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो बेसिकली गवर्नमेंट उसको रन करती है। जैसे हमारे इंडिया में जुडिशरी उसको रन करती है एज वन ऑफ द लिम्ब ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो लाइकवाइज पब्लिक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम और सभी कंट्रीज में उनकी गवर्नमेंट ही उसको जो है डिलीवर करती है। लेकिन जो प्राइवेट जस्टिस सिस्टम है जिसको हम वैसे आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन बोलते हैं, ये बेसिकली जो है पब्लिक के सर्विस सिस्टम से टोटल उल्टा है, जिसमें जो प्राइवेट जो प्रोफेशनल्स हैं वो एज ए न्यूट्रल, जिसको हम जज बोलते हैं, वो उसका काम करते हैं। जिसमें आर्बिट्रेटर, मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन, ये आज की डेट में तीन ऐसी मेथोडोलॉजीज है जिसके थ्रू ये जो है मैटर को डिसाइड किया जाता है। तो ये जो सिस्टम है प्राइवेट जस्टिस सिस्टम, ये ग्लोबली एक है। इसके लिए जो लॉ बना वो यूनाइटेड नेशन ने, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कंसीव किया था, तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन ने आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन मॉडल लॉ बनाया। और उस लॉ को उन्होंने तब बनाया जब उन्होंने 1959 में एक कन्वेंशन की, उस जिसके ऊपर उन्होंने रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रेशन को के ऊपर उन्होंने जब ये कॉन्वेंशन की, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि भी हम इंटरनेशनल ट्रेड को और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट तभी कर सकते हैं जब हमारे पास डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी एक कॉमन हो। क्योंकि जिसमें अदरवाइज हर कंट्री के अपने लॉ है तो जुडिक्शन इशू आते हैं, हर चीज डिफरेंट हो जाती है। तो उन्होंने एक मॉडल लॉ बनाया और उस कन्वेंशन में ऑलमोस्ट आज की डेट में 179 कंट्रीज ने उसको साइन किया है। और 179 कंट्रीज ने उसको अडॉप्ट किया है, वो मॉडल लॉ को। वो मोरलेस 95% 7% सेम है, जिसके अंदर कोई जुडिक्शनल इशू नहीं है। अगर मैं इंडिया में बैठ के अगर कोई डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता हूं अंडर द आर्बिट्रेशन, मैं किसी और कंट्री को अडॉप्ट कर सकता हूं उसको गवर्न करने के लिए। तो हमने जो ये प्लेटफॉर्म बनाया है वो 176 कंट्रीज जिसने भी जो कन्वेंशंस की है, साइन की है, उन कंट्रीज के लिए ये प्लेटफॉर्म बना है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक है तो ये प्रेजेंस सारी की सारी 177 कंट्रीज के अंदर है। तो 177 कंट्रीज से कोई भी आदमी इस प्लेटफॉर्म पे आके आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन कॉन्सिलिएशन जो है उसको कर सकता है, क्योंकि ये ग्लोबल जुडिक्शन है। ओके। तो लेकिन इसका आपको ख्याल कैसे आया, यानी कि जो कंसेप्ट था उसको कंसेप्चुलाइज करने की हम बात करें तो कैसे हुआ, कैसे जहन में आपके आया कि हम इसको एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जिसमें इस तरीके की चीजें हो सकती है, ओडीआर और ईडीआर की? हाँ, वो ऐसा था कि क्योंकि मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मेरा जो कैरियर जो 30-32 साल में मैंने बिजनेस को देखा, मैंने लोगों के, क्लाइंट्स के, लोगों के झगड़ों को भी देखा। और कोर्ट में भी मैं एक तरह से ट्रिब्यूनल लेवल पे मैं लिटिगेशंस भी करता रहा। तो इन सब चीजों से मैंने देखा कि ये जो लिटिगेशन प्रोसेस है या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है, जिसको हम ज्यादा ख्याल नहीं करते, लेकिन ये फंडामेंटली उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है हमारी डे टू डे लाइफ और बिजनेस को।
तो उसको उससे इंस्पायर होके मैंने 15 साल पहले एक इंडिया की जो आज की डेट में ग्लोबल टॉप लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी है, जिसमें हम यूएस और यूके के मेन जो लॉ फर्म्स हैं या बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, उनको टेक्नोलॉजी से के माध्यम से हम उनको लिटिगेशन सपोर्ट सर्विसेज देते हैं। तो जब ये, क्योंकि ज्यादा ध्यान जो है लीगल लिटिगेशंस और बिजनेस में रहा, तो धीरे धीरे स्टडी करते समय जो है, और बचपन में भी मैंने देखा जैसे पेरेंट्स के साथ डिस्प्यूट आता है, भाई बहनों के साथ डिस्प्यूट आता है, तो लाइफ जो है हमेशा हर चीज में डिस्प्यूट्स के साथ जुड़ी हुई है, कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ जुड़ी हुई है। और अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो ह्यूमन बीइंग जो है ड्यूरिंग लाइफ टाइम दो मेजर फंक्शन करता है, एक रिलेशनशिप बनाता रहता है और एक ट्रांजैक्शन करता रहता है, और इन दोनों के अंदर जो है डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट एक बाई प्रोडक्ट की तरह रह जाते हैं। तो इनकी तादाद इतनी है, यानी कि ग्रोथ इंडस्ट्री इतनी है कि इसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट ने ज्यादा अटेंशन नहीं दी। आज की डेट में अगर हम कुछ सर्वे की बात करें तो 700 करोड़ पॉपुलेशन में 500 करोड़ लोगों को जस्टिस की एक्सेस ही नहीं है। यानी कि 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन हैव नो एक्सेस टू जस्टिस। आप सुन के हैरान होंगे कि हम इंडिया में अभी ये बात करते हैं कि 4.5 करोड़ जो है केसेस पेंडिंग है, बट नीति आयोग ने जब ओडीआर की रिपोर्ट निकाली, रिकमेंडेशन रिपोर्ट, उससे पहले एक रिपोर्ट निकाली, उसमें उन्होंने खुद कहा कि 75% से लेके 97%, यानी कि 40 लाख से लेके 50 करोड़ जो प्रॉब्लम्स है, लीगल प्रॉब्लम्स पर मंथ, 40 करोड़ पर मंथ लीगल प्रॉब्लम्स कोर्ट में ही नहीं आती। तो ये चीजें जो है मेरे लिए बड़ी एक डिस्करेजिंग भी रही, और एक मेरे को बहुत परेशान भी किया इसने कि भी ऐसे लोग जिनके पास खुद पूंजी नहीं है, इंडिविजुअल्स या स्मॉल बिजनेस ओनर्स, तो इनके लिए कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके थ्रू ये अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अदरवाइज जो उनकी हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज और सोशल इश्यूज वो बहुत एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। तभी आप देखेंगे कि भी यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 16 था, उसमें उन्होंने जस्टिस, एक्सेस टू जस्टिस, पीस के ऊपर ही बात की। सो जस्टिस अगर आप देखा जाए खुद में एक सेक्टर नहीं है, जस्टिस इज ए थ्रेड विच गोज थ्रू ऑल द इकोनॉमिक सेक्टर्स। तो हर इकोनॉमिक सेक्टर्स में जस्टिस की जरूरत है, हर इकोनॉमिक, चाहे वो स्टील इंडस्ट्री ले ले या वो ले ले। तो इसने मुझे इंस्पायर किया इस चीज पे करने के लिए। लेकिन रमन जी, जब आर्टिफिकेशन की वर्ड का इस्तेमाल मैं करता हूं या कोई भी करता है तो बड़ा भारी भरकम वर्ड दिखता है, तो लगता है कि कोई बड़ी इंडस्ट्रीज है, बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, उनके डिस्प्यूट को सॉल्व कराया जा रहा है। जो एक वर्ड होता है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट, अगर उस लिहाज से देखें तो क्या वो मैच करता है? यूं कह लीजिए कि आम जनता की निगाह में, उनकी जिंदगी में ये वर्ड कहाँ स्टैंड करता है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने ये बोली और मैं बिल्कुल टोटल एग्री करता हूं। कई मंच पे मैंने इसी बात को ये बोला कि ये जो आर्बिट्रेशन या जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है, ये बड़े उद्योगपति की लग्जरी है, राइट? क्योंकि आर्बिट्रेशन में जज भी आप खुद अपॉइंट करते हैं, प्रोसीजर भी आप खुद डिसाइड करते हैं, प्लेस भी आप खुद डिसाइड करते हैं, टाइम भी आप खुद डिसाइड करते हैं। तो ये तो इससे बड़ी लग्जरी क्या है, राइट? लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि एडीआर सिस्टम जो है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसमें आर्बिट्रेशन है, ये ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट नहीं की किसी ने भी। और ये अवेयरनेस इसलिए भी क्रिएट नहीं हुई क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। जैसे लीगल कम्युनिटी है, वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में कभी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उनका जो उनकी फीस है वो इन्हीं चीज पे डिपेंड करती है, सॉरी टू से, कि भी कैसे जो है केस लंबा चले और कैसे उनकी फीस आए। अगर हम इस प्रोसेस को कट डाउन करते हैं तो उनके प्रोफेशन को अफेक्ट करता है, जैसा वो सोचते हैं। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं, ये वो गलत सोचते हैं। अभी वो आज जिंदगी में 10, 20, 50, 100 केस हैंडल करते हैं। अगर ये आर्बिट्रेशन, मीडिएशन को पॉपुलर करेंगे तो इनके पास लाखों केसेस आएंगे। मैंने अभी आपको खुद बोला कि इंडिया में 50 करोड़ केसेस पर मंथ कोर्ट में ही नहीं आते।
तो मतलब उनका कितना पोटेंशियल है अगर वो इसको पॉपुलर करें। और कुछ गवर्नमेंट लेवल पे भी इसकी पॉपुलैरिटी नहीं है, लीगल अवेयरनेस नहीं है। अगर हम जितना इसको लीगल अवेयर करेंगे, जैसे अपने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर रहे हैं, तो वो ये बहुत अच्छा एक मैकेनिज्म होगा कोर्ट के बर्डन को कम करने के लिए और सोसाइटी में पीस के लिए। पीस के लिए। अच्छा, आपने जैसे कहा कि अवेयरनेस नहीं है, मैं थोड़ा सा इस प्रोसेस में पढ़ रहा था, तो जो प्रिफर्ड डेस्टिनेशन है आर्टिफिशियल की वो है सिंगापुर, हांगकांग, लंदन, पेरिस, जिनेवा, हम कहीं नहीं है। तो इस नजरिए से देखें तो आप क्या वजह मानते हैं? तो बताया आपके अवेयरनेस नहीं है, और कोई वजह मानते हैं आप इसके पीछे? ऐसा है कि जो आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिए, ये जो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि सिंगापुर और लंदन या आईसीसी ये बहुत बड़े डेस्टिनेशन है। मतलब एज पर वन ऑफ द रिपोर्ट कि जब हिंदुस्तान ने न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट 2019 की जब उसको किया, तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री बल्कि एक स्पेशल इस ट्रिप पे इन्होंने इस बात को डिस्कस किया कि भी हमारे कंट्री की रेवेन्यू जो है वो आर्बिट्रेशन सेंटर से बहुत ज्यादा है। तो वो मतलब कोशिश थे कि वो इस चीज में इंडिया इसमें नहीं आए। इंडिया में जो है इसके ऊपर अब इन्होंने एफर्ट लगाया है। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, क्या नाम है उनके, जो लॉयर थे जिनकी डेथ हो गई, जो हमारे लीगल जो थे, उन्होंने इस एक्ट को बनाया। उसके दौरान उन्होंने इसको बनाया। और गवर्नमेंट जो है अब धीरे धीरे इसकी तरफ जा रही है कि जो अब आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर जो काउंसिल्स बनाई है उन्होंने, अब जस्टिस हेमंत गुप्ता जी जो अभी सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं, उनके उन्होंने चेयरमैन बने हैं। तो अब ये जो है इसको धीरे धीरे उनका एक्रेडिशन प्रोसेस, रेगुलेटरी प्रोसेस, स्टैंडर्ड्स, ये सब चीजें धीरे धीरे इनको जागृत करेंगे। तो मेरा विचार है कि जब ये मीडिएशन बिल आएगा, ये इसको और बूस्ट करेगा। और ये जो कमर्शियल जो कोर्ट एक्ट है जिसके अंदर मैंडेटरी है 3 लाख से जो ऊपर के केसेस है वो सीधे कोर्ट में नहीं जा सकते अनटिल अनलेस वो मीडिएशन करेंगे। तो ये चीजें जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं ये अच्छे लिए जा रहे हैं। ओके, तो कंडीशन फेवरेबल है हमारे लिए इस वक्त, आपके लिए खास तौर से, जो कि हम इस फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं, जो प्रेफर्ड डेस्टिनेशन की बात मैंने कही। हाँ, तो ये इंडिया में इसलिए भी बेहतर है कि इंडिया का भी जो आर्बिट्रेशन लॉ है वो काफी फेवरेबल है, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, लोगों को व्यापार इंडिया से करते हैं। तो वो डिस्प्यूट भी अगर इंडिया में अच्छे तरीके मिलेंगे उनको, तो ये एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बन सकता है। और जिस हिसाब से हम टूरिज्म को भी अटैच कर रहे हैं, तो लोग वहीं पे जाते हैं जहां आर्बिट्रेशन भी हो और टूरिज्म भी हो जाए। इट्स लाइक ए टूरिज्म, जैसा बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म, इट्स लाइक ए लीगल टूरिज्म। लीगल टूरिज्म, ओके फाइन। अच्छा, हम आपके ने एम्पैनल्ड कर रखे तकरीबन 12 सुप्रीम कोर्ट जजेस एम्पैनल्ड है, मतलब मैं गलत नहीं हूँ। तो एम्पैनलमेंट करने की जब बात आई उनकी, तो कैसे किया आपने उनको एम्पैनलमेंट? क्या दिक्कतें फेस की आपने? कैसे से मुतासिर आपसे हुए कि वो आपके साथ जुड़े? पहली बात तो हमें उनके को इम्पैनल करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वो कुदरती उसी लाइक माइंडेड थे जिस जिस विजन के साथ हम इसको बिल्ड कर रहे थे। वो भी इस बात को मानते हैं कि जो इंडिया का सेटअप है इस समय, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो इकोसिस्टम है वो इतना ओवरबर्डन है, तो ये मैकेनिज्म जो है ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए। तो इसलिए उन्होंने ये देखा कि भी ये एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जिसके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। तो उन्होंने इस बात को ज्यादा जो है मतलब प्रॉब्लम खड़ा नहीं किया, और वो जल्दी से एग्री हुए इस बात के लिए। मैं इसके इकोनॉमिकली भी बात करना चाहूँगा। लोग समझना भी चाहेंगे कि जब कोई आपसे जुड़ता है और इतने बड़े ल्यूमिनरीज आपके साथ जुड़े, जैसे स्वतंत्र कुमार जिसमें एक बड़ा नाम है, वो जुड़े, और भी तमाम लोग जुड़े, जो लेडी सुप्रीम कोर्ट जज थी वो भी आपके साथ हैं। तो सवाल उठता है कि जो रेवेन्यू शेयरिंग की बात आती है, रेवेन्यू की बात आती है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात आती है, तो उसको कैसे आप मैनेज करते हैं? किस तरह से उसको आप बैलेंस हाँ, करते हैं? ऐसा है कि जैसे आप जानते हैं कि जो डिमांड, सप्लाई और प्राइसेस,
ये मार्केट फोर्स डिसाइड करती है, ये कंपटीशन डिसाइड करता है, राइट। तो हमने ये जो मार्केट प्लेस बना दिया, मार्केट प्लेस का मतलब ये है कि जैसे अमेज़न ने सप्लाई लाइन बनाई, सप्लायर को इकट्ठा किया, बायर को इकट्ठा किया, दोनों को मिला देता है, और बायर को जो सस्ता मिलता है वो उसी से खरीदता है। बिल्कुल। तो एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट कर दिया अमेज़न ने। तो जिसने बेचना है तो वो अपनी बेस्ट प्राइस देगा, बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज देगा, ओनली देन पीपल विल बाय हिम। तो सेम इन्वायरमेंट जो है हमने क्रिएट कर दिया है कि आप अपना प्रोफाइल दिखाएं, अपनी फीस दिखाएं, तभी लोग आएंगे जब आप एक कॉम्पिटिटिव हैं, यू नो। तो ये अपने आप में ही एक सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम हमने इसको बनाया है। बिल्कुल, आप सीए हैं तो आपसे बेहतर कौन समझेगा इस चीज को कि कैसे इस चीज को पूरा बैलेंस किया जाता है। लेकिन जो दूसरा सवाल ये है कि आपने दावा का और आपका है डिजिटल एमएसएमई कोड का, दुनिया की पहली डिजिटल एमएसएमई कोड, ये है क्या? लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसको, हाँ, कंसेप्ट क्या ये है? ऐसा है कि ऐसा है कि हमारा जो फोकस है जुपिटिस का, चाहे वो एडीआर मैकेनिज्म हो, चाहे वो जुडिशियल मैकेनिज्म हो, हमारा ये है कि जो इंडिविजुअल और स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं उनको हम कैसे उनके डिस्प्यूट ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी, लो कॉस्ट पे रिजॉल्व कर पाए। तो हमने उसके सोल्यूशन जो है एक सरकार के लिए बनाया, जिसमें हम ये कहना चाहते हैं कि एक एमएसएमई एक्ट है जिसके अंदर ये कहा गया है कि अगर एमएसएमई की पेमेंट जो है अगर ओवरड्यू हो गई है, डिले हो गई है, तो वो उस कोर्ट के अंदर, एमएसएमई कोर्ट जिसको फैसिलिटेशन काउंसिल कहते हैं, वहां पे अपना मुकदमा जमा करा सकता है और वो 45 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला करेंगे। अच्छा, राइट। इसमें तो सरकार वो इन्वॉल्व है, इसमें गवर्नमेंट, इसमें हर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। बट हो क्या रहा अनफॉर्चुनेटली कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक एमएसएमई कोर्ट होनी चाहिए, जो आज की डेट में 766 और 770 डिस्ट्रिक्ट है वो नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, उन कोर्ट के अंदर जो कॉन्सिलिएटर और आर्बिट्रेटर जिन्होंने फैसला करना है वो रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है। तो रिजल्ट ये है कि आज की डेट में हर साल 10,76,000 करोड़ रुपया हर साल डिलेड पेमेंट में एमएसएमई का ब्लॉक रहता है। ओके। और उसका जो समाधान है वो एमएसएमई कोर्ट है। एमएसएमई जो है वो आज की डेट में इतनी सक्सेसफुल नहीं है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान में 6.5 करोड़ से ऊपर एमएसएमई है, और एज पर सर्वे हर एमएसएमई के 2 डिस्प्यूट अराइज होते हैं हर साल, यानी कि करीब करीब 12-13 करोड़ डिस्प्यूट अराइज होते हैं। और अभी तक जब से ये एक्ट आया है 2006 से, सिर्फ 1,28,000 डिस्प्यूट फाइल हुए हैं एमएसएमई कोर्ट में। इसका मतलब क्या है कि उनका ट्रस्ट नहीं है अभी एमएसएमई कोर्ट के अंदर। अभी उनको वो प्रोसीजर टफ लगते हैं या रिसोर्सेज नहीं है, वो टाइम लगते हैं। तो हमने ये एमएसएमई कोर्ट बनाई है जिसके अंदर गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर बहुत कम से कम होगा, और जितने भी एमएसएमई हैं वो घर बैठे अपने केस का जो है सोल्यूशन ले सकते हैं। तो एक पैरेलल कोड कहें क्या इसको हम? पैरेलल अभी कोड हम ऐसा है कि क्योंकि हमें अभी 1-1.5 साल हुए लॉन्च किए, तो हमारी कई स्टेट से प्रेजेंटेशन हो चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई को भी हमने सारे सोल्यूशन प्रेजेंट कर दिए हैं। तो हम काफी एडवांस स्टेजेस में हैं इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। बट अदरवाइज हमने एमएसएमई कोर्ट का जो एडीआर के थ्रू है वो चालू किया हुआ है। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू नहीं जाना चाहते तो आप हमारे प्राइवेट सिस्टम में आ जाइएगा, वही चीज आपको यहां भी मिलेगी। तो अभी तक कितने केसेस सॉल्व किए आपने एमएससी कोर्ट में? अभी जो है, हाँ, अभी हमारे पास ये समझिए कि कोई 20,000 केसेस हमारे पास आए हैं अभी, और उसमें से कोई 60% रिजॉल्व हुए हैं। 60%। तो उसका जो खर्चा होता है, जो एडवोकेट्स होते हैं, वो भी आप प्रोवाइड करते हैं? या मान लीजिए मेरा एमएसएमई है, मेरा कोई डिस्प्यूट है, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, तो प्रोसेस क्या है उसका?
अब उसका प्रोसेस क्या है कि आप हमारी वेबसाइट पे देखेंगे तो वहां हमने एमएसएमई कोड बनाया हुआ है, राइट। उसके अंदर वो अपना केस वहां फाइल कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है जहां पे उनको क्लेम अमाउंट के ऊपर एक फीस देनी पड़ती है। यानी कि वो जो फीस है वो करीब करीब 4 से 5% ऑफ क्लेम अमाउंट है। अगर मान लो ₹1,00,000 का है तो सिर्फ 5,000 रुपए लगेंगे, जिसमें आपको कोर्ट रूम भी मिल रहा है, जिसमें आपको केस मैनेजर भी मिल रहा है, जिसमें आपको जज भी मिल रहा है और सारी चीजें करने के टूल्स भी मिल रहे हैं। अदरवाइज ये खर्चा जो अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से देखेंगे वेबसाइट पे, तो उन्होंने खुद कहा है कि 31% क्लेम अमाउंट का खर्चा हो जाता है और टाइम अलग है। और हमारे केस में ये 30 दिन के अंदर अंदर फैसला हो जाता है। ओके, तो एक आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट इसको भी कहेंगे। इसको आउट ऑफ द कोर्ट ही सेटलमेंट है जो हमने बनाया है, जो सरकार के लिए बनाया है, जो सरकार जब भी हमें मौका देगी उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ये? हाँ, अभी सरकार का अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ वो, लेकिन उनका क्योंकि पब्लिक प्रोक्योरमेंट का एक प्रोसीजर है, वो उसी प्रोसीजर के थ्रू चल रहे हैं अभी। ओके, अच्छा हम ओडीआर की फिर बात करेंगे कि वहां पे क्या आपकी फिजिबल रही है, कितने केसेस आपको मिले और कितना आपने सॉल्व किया, कितने में आपने उसको क्लोज डाउन किया? ऐसा है कि ओडीआर को मैं आज की डेट में लोक अदालत से भी लिंक करता हूं कि ओडीआर एक बेसिकली, अगर हम ओडीआर को ट्रू सेंस में देखें तो ओडीआर बेसिकली वो एक मैकेनिज्म है जिसको यूनाइटेड नेशन ने कंसीव किया 2016 में। वो ये कहती है कि जो ई कॉमर्स के डिस्प्यूट्स हैं, ई कॉमर्स के जो डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि वो स्मॉल साइज के होते हैं, लार्ज वॉल्यूम में होते हैं और क्रॉस बॉर्डर होते हैं, तो उनके लिए ये मैकेनिज्म बनाया जाए। अभी जो ओडीआर है, क्योंकि 2019-20 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जस्टिस सिकरी के अंडर कमेटी बना के इसको स्टडी करा के रिकमेंडेशन दी है, तो अभी ओडीआर जो है इंडिया में अभी पॉपुलैरिटी नहीं ले रहा, क्योंकि आज भी हमारे जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो ओडीआर में नहीं आगे आ रही। हमने अभी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर के साथ हमने जो है उनके साथ हम काफी आगे बढ़े हुए हैं कि कंज्यूमर के लिए जो है एक ओडीआर प्लेटफॉर्म आप लिंक कीजिएगा। इसी तरीके से एमएसएमई के लिए भी ओडीआर कीजिएगा, क्योंकि ओडीआर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है इन बोथ द सिचुएशन। अरे ये अगर हम बात करें आपकी ओडीआर हो या एसएमई को एमएसएमई कोर्ट हो, आपने आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की लीगल बाइंडिंग की हम बात करें, इसकी लीगलिटी की हम बात करें, तो ये कहाँ स्टैंड करता है, क्योंकि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो रहा है? हाँ, अगर क्योंकि जो कोर्ट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो होती है, अगर तो वो आर्बिट्रेशन के थ्रू होती है, तो आर्बिट्रेशन जो है वो बेसिकली प्योरली आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं होती, आउट ऑफ कोर्ट डिसीजन होता है। राइट, यानी कि वो भी एडजुडिकेशन करते हैं। जब हम किसी भी चीज को एडजुडिकेट करते हैं तो वो ऑर्डर को डिक्री बन जाता है। तो आर्बिट्रेशन का जो ऑर्डर होता है वो को डिक्री होता है, दूसरी को डिक्री की तरह ही। अगर उसको लूजिंग पार्टी कंप्लाई नहीं करती तो वो उसकी इन्फोर्सेबिलिटी भी वैसे ही होती है जैसे कोर्ट की होती है। तो ये इसकी लीगल बाइंडिंग है। लीगल बाइंडिंग है। तो सर क्लाइंट्स कौन कौन रहे अभी तक, क्या अगर आप शेयर करना चाहें हमसे, तो कौन कौन क्लाइंट्स आप रहे? ओडीआर की बात मैं कर रहा हूँ, आर्बिट्रेशन की बात कर रहा हूँ। देखो आज की डेट में क्लाइंट तो, क्योंकि नाम लेना मुश्किल, देना थोड़ा सा इसलिए नहीं है क्योंकि डिस्प्यूट्स की बात होती है। तो आज की डेट में जैसे लोक अदालत है, तो हमने पिछली लोक अदालत में 1,35,00,000 केसेस हैंडल किए। जी जी जी, जो दिसंबर में थी, 12 दिसंबर को, 2 स्टेट्स के, राइट। हाँ जी, तो ये हमने 1,35,00,000 हमने केसेस हैंडल किए। अदरवाइज जो है हम ओडीआर या आर्बिट्रेशन या उसमें है, वो हमारे पास कोई 40-45 हजार केसेस अभी आए हैं। बट हमारा इसमें जो फोकस है वो गवर्नमेंट के साथ है, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस सिस्टम के ऊपर, यानी कि क्वासी जुडिशियल सिस्टम, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर है या मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है या मिनिस्ट्री ऑफ
इंडस्ट्रीज एंड प्रमोशन है, या ट्राइब्यूनल्स है, रेरा के ट्राइब्यूनल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस हैं, तो इनके साथ हमारा अभी कोलैबोरेशन हुआ जिसको हम उस पर काम कर रहे हैं। उस पर आप काम करें, मतलब ये कह सकते हैं कि जब आर्बिट्रेशन की बात होती है, लोग कहते हैं बिग शॉट्स आते हैं, टाटा, अंबानी, बिरला, इस तरीके के लोग आते हैं, बड़े बिग कॉर्पोरेट हाउसेज आते हैं, तो ऐसा ही है क्या कि और भी कम नीचे लेवल के भी लोग आते नहीं, हैं? वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको इस प्रोसेस की एफिकेसी और एडवांटेज ज्यादा पता है, क्योंकि वन, उनकी जो प्रोसीडिंग है वो पब्लिक नहीं होती। जैसे मान लो आज टाटा एक केस जीतता है या हारता है तो उसकी अखबार में आ जाती है, क्योंकि जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है वो पब्लिक प्रोसीडिंग है। जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग है वो कॉन्फिडेंशियल है। ओके। एक तो इस वजह से बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस कोर्ट में नहीं जाते कि भी उनके डिस्प्यूट मार्केट में ना पता लगे और उनके शेयर प्राइस अफेक्ट ना करे, तो इसलिए वो लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं। या ये कॉस्टली से नीचे लेवल के लोग नहीं आ पाते, ऐसे भी कह सकते हैं उसको? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर क्योंकि ड्यूरिंग माई जर्नी मुझे तो इतना हैरान हुआ कि वकील लोगों को भी नहीं पता, काफी वकील कम्युनिटी को नहीं पता कि आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड है वो कोर्ट डिक्री है। लोगों को ये लगता था कि भी कोर्ट की जो डिक्री है वो इन्फोर्स हो सकती है और ये जो आर्बिट्रेशन की है वो नहीं हो सकती। ये एक लैक ऑफ अवेयरनेस है जिसकी वजह से ये लोग नहीं, बेसिकली दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड। ओके, तो फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप इसका? जो लीगल टेक आपकी है कंपनी, इस फील्ड की हम बात करें तो ग्रोइंग फील्ड है, इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? इसका फ्यूचर तो बहुत है जी। अगर आप ये देखें कि जिस धरती पे दो दो 2/3 यानी कि 67% लोगों को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की एक्सेस ही नहीं है, तो वो मतलब क्या होगा? बिल्कुल। यानी कि आप ये अगर बिजनेस की बात करते हैं तो $7 ट्रिलियन की मार्केट है जो हर साल डिस्प्यूट राइज करती है। तो डिस्प्यूट इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ एवरीडे एक्टिविटी। एवरीडे एक्टिविटी, या यूं कह लीजिए कि जो पेंडेंसी है, अच्छा ये पेंडेंसी एक बड़ा ही कॉमन डिबेटेबल टॉपिक है हमारे जुडिशियल सिस्टम में और लीगल फर्टर्निटी में। तो क्या ये पेंडेंसी को कुछ कम कर सकता है ये जो प्रोसेस आप बता रहे हैं? यस, डीआर ओडीआर वो इसलिए कम कर सकता है कि जो आने वाले डिस्प्यूट्स हैं या कॉमन डिस्प्यूट्स हैं, ये लोग जो है कोर्ट की बजाय इन ओडीआर सिस्टम में या जो एडमिनिस्ट्रेटिव या क्वासी जुडिशियल सिस्टम्स हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा केसेस लाने में और उसको डिस्पोज ऑफ करने में आसान करेगा। और दूसरा, जो कोर्ट में ऑलरेडी केसेस हैं तो कोर्ट उनको भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए रेफर कर सकता है। सर एक और आपका है यूपीटीएस जस्टिस फाउंडेशन, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर, क्या है ये सर ऐसा है कि हमारा गोल ये है कि जो जस्टिस सेक्टर है इसको कैसे हम, अगर आप हमारी पंच लाइन पढ़ेंगे, यूपीटीएस के नीचे लिखा है न्यू जस्टिस ऑर्डर। देखो, आज तक जो भी इस धरती पे इंसान ने देखा है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर से चला। इस ऑर्डर से बहुत ग्रोथ भी हुई ह्यूमन बीइंग की, हर चीज चेंज हुई, हेल्थ भी बढ़ी, अच्छी हुई, उम्र भी बढ़ी, बट नेगेटिव फैक्टर भी आए, ग्लोबल वार्मिंग हुई, देश में टेररिज्म बढ़ा। तो इसी तरीके से आज की डेट में न्यू ऑर्डर की बात चलती है कि जो आज तक के जो सेट रूल थे उनको कैसे चेंज किया जाए जिससे एक नया बदलाव आए। तो हमारा ये व्यू है कि जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो आज तक का बना हुआ है इसको नंबर 1 कैसे इनोवेट किया जाए, कैसे न्यू जस्टिस ऑर्डर लाया जाए। एक तो गोल ये है कि उसमें हम कैसे रिसर्च करके कैसे इसको कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट किया जाए। दूसरा, हमारा गोल ये है कि ओवर द टाइम जो लोगों को पैसे नहीं है, जिसके पास लीगल एड नहीं है, तो हम उन संस्थाओं को मिलके उन अनप्रिविलेज्ड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को लीगल एड दे सकें। और तीसरा, जो प्राइवेट जस्टिस सिस्टम है यानी कि आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन, इसकी अवेयरनेस कैसे क्रिएट किए जाए, उसकी लिटरेसी कैसे क्रिएट किए जाए, तो वो उसके ऊपर हमारा ये गोल है। मतलब ये कह सकते हैं कि मॉडर्न टाइम की पंचायत है ये, जो एक गांव में हुआ करती थी कि पंच ने जो कह दिया सो कर दिया।
कैन आई से Yes. दैट? बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो रमन अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, द लीगल ऑब्जर्वर पर आने के लिए। तो आप हैं रमन अग्रवाल साहब, जो सीईओ हैं जुपिटाइस के, जो कि एक नया तरीका है केस सॉल्व करने का, और उसकी एक्सेप्टेंस भी है, उसकी लीगैलिटी भी है। तो आज के लिए बस नहीं, बहुत जल्द एक नए शख्सियत के साथ, एक नए मुद्दे के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।